7 तारीख को जब नॉमिनेशन फाइल किया था उस समय से लेकर के ये हम सब गठबंधन के नेताओं की टीम एक एक हमारी पार्टियों का कार्यकर्ता हमारे गठबंधन के प्रत्याशी भाई गोविंद कांडा जी के साथ लग कर के और इस चुनाव को, जैसे मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि यहाँ पर एक चर्चा है कि चुनाव हमारा काफ़ी नीचे है, धरातल पे है, तो हम लोग धरातल से चले थे और जो व्यक्ति जिसको ये लगा कि जननायक चौधरी देवीलाल जी की विरासत की जो लड़ाई हरियाणा प्रदेश में लड़ी जा रही है उसमें वो लगातार पिछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जब से जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ और उसके बाद जो चुनाव आया उसमें 10 और 1 का अनुपात हम सबके सामने है। जब उनको लगा कि अब किसान आंदोलन के कारण से वो कहते हैं कि उंगली कटा करके शहीद होने का मौका है और अपने आप को स्थापित करते हुए चौधरी देवीलाल जी की विरासत को अपनाने का, उस पर कब्जा करने का मौका है, तो उन्होंने ये पता होने के बावजूद भी कि ये कानून स्टे है, केंद्र सरकार ने रोक लगाई है, उसके बावजूद भी ये इस्तीफा दिया और ये इस्तीफा देने के बाद जैसी चर्चा थी कि मैं जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे विधानसभा का मुंह नहीं देखूंगा, ऐसी बातें कहते रहे और इनके आसपास के लोग एक बात कहते रहे, ये ऐलनाबाद तो आईएनएलडी का और अभय सिंह चौटाला का गढ़ है, लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये पूरी टीम, जननायक जनता पार्टी की टीम, भारतीय जनता पार्टी की टीम, चौधरी रणजीत सिंह जी और सब ने मिल करके ऐलनाबाद की जनता के बीच में जिस प्रकार से प्रचार किया और जिस प्रकार से ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता ने इस चुनाव को धरातल से उठा करके ऊपर पहुंचाया, तो मैं कह सकता हूं कि ये गढ़ अब किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होकर के ये गढ़ ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता का गढ़ ये बनने जा रहा है। और ऐलनाबाद क्षेत्र की जनता को ये बात ध्यान में आई है कि अब हम किसी एक व्यक्ति की चौधर नहीं, ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता की चौधर की बात करेंगे, जिसकी बात कभी चौधरी देवीलाल जी किया करते थे। तो इस प्रकार का वातावरण आज है। लेकिन मैं एक बात को दोहराना चाहूँगा कि अभय सिंह चौटाला के आसपास के लोग और वो खुद ये एक बात कहते रहे कि जब तक बिल वापसी नहीं होगी मैं विधानसभा का मुंह नहीं देखूंगा। तो उनके आसपास के जो चाटुकार लोग हैं वो एक बात कहते हैं कि अभय सिंह चौटाला बात के धनी हैं। तो अब देखते हैं कि बात के धनी ने जो बात कही थी उसको ऐलनाबाद की जनता किस प्रकार से उसको सिद्ध करती है। मुझे लगता है कि ऐलनाबाद क्षेत्र की जनता ने ये मन बनाया है कि वो इस बार हमारे गठबंधन के प्रत्याशी जो जिसमें कहीं भी
जो एक व्यक्ति के मन के अंदर अहंकार दिखाई देता है, वो अहंकार हमारे साझे गठबंधन के प्रत्याशी में कहीं नहीं दिखता। एक समाज सेवी व्यक्ति, सबको साथ लेकर के चलने वाला व्यक्ति गठबंधन ने मैदान के अंदर उतारा और आज ये बात पूरी तरह से सत्य स्थापित होती दिखाई दे रही है कि हमारा गठबंधन का प्रत्याशी ऐलनाबाद विधानसभा की जो जनता है उसने उसको स्वीकार किया है और जब परिणाम आएगा तो यहाँ की जनता का गढ़ ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र और हरियाणा के सामने दिखाई देगा। मैंने इतनी बात मेरी तरफ से कहनी थी क्योंकि पूर्व में सारी बातें हो चुकी हैं। चौधरी अजय सिंह जी चौटाला हमारे गठबंधन के बहुत सीनियर नेता, इन्होंने खूब प्रचार किया इस चुनाव के अंदर, पूरी पार्टी ने प्रचार किया। निशान सिंह जी की अध्यक्षता में, अजय सिंह जी के मार्गदर्शन में, तो मैं आग्रह करूंगा कि चौधरी अजय सिंह जी चौटाला अपनी बात रखेंगे। साथियों, ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र का ये उपचुनाव अब अपने अंतिम चरण में है और सुभाष बराला जी ने पूरी विस्तार से इस पे आपको रोशनी डालने का काम किया है। निरंतर आप लोग भी इस चुनाव की एक एक बारीकी से पूरी तौर पे जुड़े रहे। मीडिया के साथियों ने सारा घटनाक्रम, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टीवी मीडिया हो, उसके जरिए उसे दिखाने का काम भी किया है। चुनाव जब शुरू हुआ था तो तरह तरह की शंकाएं थी और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी तो यहाँ तक भी कहते थे कि ये लोग गांव में तो जा कर के दिखाएं, उन्हें लोग गांव में नहीं घुसने देंगे, और तरह तरह की नुक्ताचीनी करने का काम करते थे। परंतु आपने देखा, मैं पूरे ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में गया, मुझे तो कहीं कोई किसान विरोध तो नजर नहीं आया। दो चार जगह उन्हीं के पेड़ लोगों ने, जो बाकायदा मीडिया के समक्ष दंगे भी हो चुके, उनकी गाड़ियों पे भी झंडे लगे हुए थे, उनके हाथ में बैंड भी पहने हुए थे, ऐसे लोगों ने जरूर कहीं काले झंडे लेकर के खूब हल्लड़ करने का प्रयास किया और स्थानीय जनता ने उन लोगों को भी नकारने का काम किया। उन्होंने कई जगह कहा भी हमारे गांव का माहौल खराब करने का प्रयत्न मत करो। किसान तो अपने खेती के काम में लगा हुआ था और निरंतर चुनाव प्रचार की बारीकियों से लगातार जुड़ा हुआ था। आपने देखा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी और सभी साथियों ने मिलकर के इस चुनाव प्रचार में गठजोड़ के प्रत्याशी के लिए काम किया, उसका परिणाम 2 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। और निश्चित तौर पे गठजोड़ के प्रत्याशी अजीत गोविंद कांडा यहाँ से भारी बहुमत से जीत करके जाएगा और उन लोगों का घमंड चकनाचूर होगा जो घमंड में आकर के, तैश में आकर के बड़ी बड़ी बातें करते थे। इस्तीफा देने से पहले जो ये कहते थे कि जब तक कृषि काले कानून वापस नहीं हो जाएंगे, जब तक आपकी समस्याओं से निजात नहीं मिल जाएगा, तब तक मैं विधानसभा की दहलीज भी नहीं देखूंगा। उन्हें थोड़े दिनों में दहलीज फिर दिखाई देने लगी और घमंड में आकर के जो ये कहते थे कि मैं तो मतदाताओं के पास वोट मांगने के लिए भी नहीं जाऊंगा ऐलनाबाद में,
उन्होंने सुबह 6 बजे से लेकर रात को 1-1 बजे तक लोगों के दरवाजे पे नाक रगड़ने का काम भी किया। तो लोगों ने एक निर्णय कर लिया कि इस घमंड को चकनाचूर करके सरकार की विकास की नीति से जुड़ने का काम करें और निकट भविष्य के 3 साल के सरकार के कार्यकाल में एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र जो लगातार पिछले लंबे समय से पिछड़ा रहा है उसे विकास की गति मिले और इसी का परिणाम 2 तारीख को रिजल्ट के रूप में आपको देखने को मिलेगा। मैं तो यही कहने के लिए आप लोगों से हाजिर हुआ हूँ कि आप लोग कल का जो शेष समय है उसमें यहाँ के जागरूक मतदाताओं को और प्रेरित करने का काम करें कि वो निर्भीक होकर के मतदान करें। सरकार ने उनके लिए पुख्ता बंदोबस्त किए हैं, किसी तरीके से डरने घबराने की जरूरत नहीं। किसान नेता जो किसान के हितैषी बनने का स्वांग रचते थे, चाहे वो चलूनी जी आए उन्होंने कांग्रेस की तरफ इशारा करने का काम किया और टिकैत आए उन्होंने इनेलो की तरफ खुल्लम खुल्ला इशारा करने का काम किया। और आज यहाँ के स्थानीय जो किसान नेता है वो कह रहे हैं इनसे हमारा कोई सरोकार नहीं है। तो सरोकार नहीं है तो आप लोग क्यों ये आयोजन करवाने का काम कर रहे थे? ये सब लोग उसी थैली के चट्टे बट्टे हैं, तो इनको भी उजागर करने का काम करें। और निरंतर जो प्रयास अब मतदाताओं के साथ साथ हमारे वर्कर्स को भी धमकाने का सिलसिला शुरू कर रखा है, उन्हें डरने घबराने की जरूरत नहीं, वो निर्भीक होकर के मतदान करें। धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा चौधरी रणजीत सिंह जी को अपनी बात। पहले तो मेरी तरफ से हमारे साथ बैठे साथियों की तरफ से आपको दिवाली की अग्रिम बधाई। मैं समझता हूँ कि हर उपचुनाव में या जो भी चुनाव हो उससे लास्ट दिन एक मीडिया सभी लोगों से संपर्क करके लोगों के बीच एक साधने का काम करता है। लोग लेटेस्ट अपडेट होना चाहते हैं। मीडिया भी अपना घूम के सब जगह देखा है, हम भी अपना प्रचार करके सब जगह आपका हमारा बराबर निरंतर संपर्क में तो रहते हैं। यहाँ बहुत बाई इलेक्शन हुए, रूबी बाई इलेक्शन हुआ, अब ये बाई इलेक्शन हुआ। सरसा के लोग बड़े जागरूक हैं, हर आदमी को सुनते हैं। यहाँ कभी भी किसी मैं भी गांव में गया हूँ, कहीं इस तरीके की बात नहीं कि गांव में घुसने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे, इस तरीके की बात कहीं भी देखने को नहीं मिली। मीडिया भी जाता रहा, लोगों में प्रचार करते हैं, सुनते हैं, बहुत स्वभाव के सीधे लोग हैं। और पॉलिटिकली हर आदमी अपना सोच के वोट डालता है। हमारा काम है प्रचार करना। हर पार्टी को उसके चेहरे का वोट मिलता है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय इतना बड़ा विकल्प बन के आई है। कल मैं प्रशांत किशोर का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था कि कोई भी राष्ट्रीय पार्टी जब बनती है तो 30-40 साल का उसे एक लंबा स्पैन मिलता है। इटली और जर्मनी में जब कोलिशन पीरियड आया तो 30 साल तक सरकारें, मतलब 32 साल के ज़माने में जर्मनी में 48 सरकारें बनी और टूटी। एक कोलिशन पीरियड यूपीए एनडीए का चला था। अब 1984 के बाद पिछले 30 सालों में, आप 1984 के बाद 16 और 14, 30 साल के बाद लोगों ने नरेंद्र भाई मोदी को राष्ट्रीय नेता में स्वीकार करके गठबंधन की बंद करके एक पार्टी को सिंगल बहुमत दिया और उसके बाद दोबारा रिपीट करा। कैंडिडेट कोई भी बने, पार्टी देखी जाती है। भारतीय जनता पार्टी का अपना कद इतना बड़ा है और मैं उसके मुकाबले में अगर कांग्रेस को समझूं तो कांग्रेस तो सीमेंट की पार्टी हुई है। इसका तो अब लास्ट पड़ाव है। आपने यहाँ भी देखा होगा कि मैं समझता हूँ कि कांग्रेस तो बहुत नीचे जा रही, पूरा वोट 1.5 लाख मोटा मोटा अंदाजा है कि पोल होगा। अगर उसमें
25,000 से कम वोट आते हैं तो 1/6 से अगर कम वोट आता है तो उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है। कांग्रेस तो उस नंबर पे चलेगी। फाइट है बीजेपी जेजेपी के कंबाइंड कैंडिडेट में और आईएनएलडी में। इशू जो था वो इशू पे तो चुनाव हो ही नहीं रहा। इशू तो ये था कि विधानसभा से जब इस्तीफा दिया कि मैं तब तक विधानसभा में नहीं आऊंगा जब तक ये कानून वापस नहीं होगा। तो मैं समझा उससे कोई इशू बनाए तो कोई बात नहीं थी। कोई किसान की बात करे तो मैं इस बात से भी एग्री नहीं करता। देखिए, पूरी दुनिया में मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, आज तक अगर कृषि के मामले में किसी ने बीज ईजाद कराया, किसी ने खाद ईजाद करी, कोई नई टेक्निक लेके आया, तो सबसे बढ़िया तो वेंकटरमन थे जो इंडियन साइंटिस्ट, सब उनसे बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं था। और डॉक्टर बोरलाग थे जो इंटरनेशनली सबसे बड़े साइंटिस्ट थे। अगर आज कोई सीड बढ़िया आया, कोई ट्यूबवेल्स की नई ईजाद आई है, कोई खादें बढ़िया आई है, तो उनका है। कोई यूँ कहते हैं किसान नेता, पगड़ी तो हम सबको ही बांध देते हैं गाँव में जाके, इस बात से तो किसान नेता की छवि नहीं खराब करनी चाहिए। ये तो लोगों का है। आज सामने इशू है, उस पर एक कैंडिडेट यहाँ से बनते रहे, कई सालों से बराबर ये पोस्ट थी। जो देवीलाल का पुराना गढ़ हुआ करता था, तो लोगों की कुछ मानसिकताएं होती है, बन जाती हैं। तो उस गढ़ को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी उस पार्टी में आके उस जगह अपना एक बहुत बड़ी पहचान बना के बराबर खड़े हो जाना और उनके हालात नाजुक कर देने बहुत बड़ी बात है। मैं सारे इलाके में घुमा हूँ, कल भी मैं कुछ गाँव था, प्रचार तो नहीं कर सकते पर गए हैं, लोगों से मिले। लोगों का बहुत मन बना हुआ है और निश्चित तौर पे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत के निकलेगी। अब बाजार में कई है, मीडिया कुछ कहता है, सरकार कुछ कहने लग जाता है, ये तो एक बाजार की बात है जो हमेशा सुनते हैं। कई बार देखते हैं प्रेडिक्शन, सारे चैनल, सब चैनल वाले सामने बैठे हैं, मेरी बात को अदरवाइज नहीं लें। कई बार सारे चैनल का भी अलग अंदाजे गलत चले जाते हैं। हम लोगों के मन की बातें देखिए, जाके सुनना है। बहुत तेजी से अंदर से इतना बड़ी मार मिलेगी जो कभी वो सोच नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में निश्चित रूप से जीतेगी, अच्छा मार्जिन लेके जीतेगी। और हम चाह रहे हैं कि इस चुनाव जीतने के बाद हमारा जो क्योंकि हम इंडिपेंडेंट एक 5 MLA इनके साथ हैं, गठबंधन बीजेपी और जेजेपी का है, हमारा पहले से भी ज़्यादा मजबूत होके हम फिर यहाँ से चलेंगे। लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो बढ़िया काम करे हैं, जिसमें आम लोगों को सीधा पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, हर आदमी को बिना किसी कहते हैं कि कोई कुछ बिना खर्च किए, बिना कुछ करे, हर आदमी को, सामान्य आदमी को घर बैठे नौकरियाँ मिली। इलाके के जो विकास हुआ उस बात को मेरे हल्के में मैंने देखा 20 गाँव में इतना पानी गया है जो कभी भी नहीं आया, घग्गर का पानी लोगों में गया है, जो किसानों की हालात बदले हैं, जो फसलें हुई है, उसके हिसाब से हर आदमी ने सोच के करा कि किसानों के लिए इससे बढ़िया कोई की बात नहीं हो सकती। लोगों ने सोच समझ के वोट दिया है। आप भी इलाहाबाद मंडी में घूम के देख के आए हैं। शहर जो होता है वो एक ओपिनियन मेकर होता है पूरे इलाके का। इलाहाबाद से भी आपको खासा फीडबैक मिला होगा। तो मेरा भी ये मानना है, हमारे वोटरों से भी यही अपील है कि बिल्कुल अपना निश्चित मजबूत होकर अपना वोट डालें और चुनाव में बहुत मजबूती से बीजेपी निकल के जीत के चुनाव में आएगी। और मेरा ये मानना है कि चुनाव बहुत शांतिपूर्वक तरीके से, कल लास्ट डे है, कल और कल आज 29 हो गया, कल 30 है, कल वोट संपन्न होगा। शाम को 4 बजे वक्त से बंद हो जाएंगे। 2 को फिर आपके सामने बैठेंगे, जब रिजल्ट आएंगे फिर परिणाम है सामने आ जाएंगे। आपका सब मीडिया के लोगों का जो सब है, आपका बहुत धन्यवाद है। मैं अब आगे करूंगा सरदार निशान सिंह जी से कि वो अपनी बात है। बस फिर डॉक्टर साहब हमारे पास निशान सिंह बोल लिए क्वेश्चन आप डॉक्टर साहब भी हमारे पास पे बात एक सवाल कोई इनकी बात आई। धन्यवाद आदित्य जी से आग्रह है कि वो उसकी शादी में धन्यवाद करें। कर दे, एक मिनट धन्यवाद कर दे, फिर सवाल पूछने के पत्रकार साथी जो भी अपना सवाल है वो कृपया अपना सवाल पूछिए। जी।
हाँ, वैसे आवाज आ रही है? आ रही है, कोई दिक्कत आप उस टाइम कांडा साहब दीदी का केस में थे, आप उनका बड़ा विरोध करते थे, अब आप इलेक्शन में गए हो इनके समर्थन में, आप इस पे स्पष्टीकरण दें। मुझे वो विरोध की आपके पास कोई तस्वीर है तो दिखा दो। मैंने पहले भी मीडिया से कहा है, और विरोध तो मैं भारतीय जनता पार्टी का भी चुनाव में करता था। राजनीतिक तौर पे हम विरोधी थे तब तक थे, आज हम साथी हैं, साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं गठबंधन में, और वो भी हमारे सहयोगी हैं। कल को आप ये कहोगे चौधरी रणजीत सिंह का आप विरोध करते थे, राजनीतिक तौर पे करता था, परंतु आज हम साथ हैं, इकट्ठे मिलकर के काम कर रहे हैं। अजय सिंह जी, जैसे आपने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के अलग नेताओं की बात की, तो क्या लगता है क्या इन नेताओं की अलग अलग गतिविधियों से एक पवित्र किसान आंदोलन को ठेस नहीं पहुंची? किसान आंदोलन की आड़ में ये राजनीतिक लोग रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। मैं टिकैत जी से ही पूछना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में क्या राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होते? वहाँ कोई टोल नहीं है, वहाँ जा कर के वो सरकार का विरोध क्यों नहीं करते? ये पंजाब के जो 43 लोग दिल्ली बॉर्डर पे बैठे, हरियाणा में कुरुक्षेत्र चले जाते हैं, करनाल चले जाते हैं, सिरसा आ जाते हैं, पंजाब में जा कर के क्यों विरोध नहीं करते? इन्होंने तो एक तरीका बना लिया ये। पीछे पीछे रह रही है। देखिए, सभी साथियों से निवेदन है कि हर साथी केवल एक सवाल पूछे, संख्या ज्यादा है, समय का अभाव है, पूछिए। चलिए आप पूछिए अपना सवाल। देखिए, एक तो बात ये है कि आज वोट मांगने के लिए हम यहाँ इकट्ठे नहीं हुए। वोट का प्रचार का समय जो था 72 घंटे पहले पूरा हो चुका है। आज हम सब दोनों पार्टियों के गठबंधन के नेता चौधरी रणजीत सिंह जी और हमारे जिला के अध्यक्ष, हम सब लोग आपसे आखिरी समय में, जैसे चौधरी रणजीत सिंह जी ने भी अपनी बात में कहा, एक औपचारिक रूप से बातचीत जो मीडिया के साथ होती है वो करने के लिए आए हैं। इसलिए सब इकट्ठे होकर के, ये हमारा गठबंधन है और गठबंधन के नेता अब तक चुनाव में हम कैसे कैसे आगे बढ़े और क्या क्या घटनाक्रम हुए, किस प्रकार से हम लोगों ने काम किया और किस प्रकार से विरोधियों के दंभ को मिटाने के लिए, उसको अहंकार को ख़त्म करने के लिए, और जो उनके चाटुकार लोग जो कहते हैं जुबान का धनी, ये सारी बातें आपके सामने रखने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। जी कुलदीप जी। मैं थोड़ा सा इलाहाबाद से भी बिलोंग हूँ, सरसा से भी हूँ। मैं जानना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना हेड ऑफिस बनाया वो सिरसा में बनाया, और अभी तक आप लोगों ने, हम इलाहाबाद के प्रेस मीडिया के लिए जो एक भी कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल से वहाँ पे नहीं की है, अगर की है तो मेरे नॉलेज में नहीं है, तो ऐसा भेदभाव इलाहाबाद के साथ क्यों? देखिए, कहीं कोई, बैठिए आप, ये कहीं कोई भेदभाव की बात नहीं है। इलाहाबाद से, ये आपका ही जिला केंद्र है, हम सब लोग आपके जिला केंद्र से आप सब लोगों की सुविधा अनुसार, क्योंकि ये जो विधानसभा क्षेत्र पड़ता है ये उधर भट्टू से लग जाता है, फतेहाबाद विधानसभा और फतेहाबाद जिले के भट्टू केंद्र से, और इधर रानिया जाकर के राजस्थान का पूरा बॉर्डर टच करता है। ये आप सब लोगों की सुविधा के लिए केवल हमने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, और बाकी हमारा कार्यालय, वहाँ पर दोनों पार्टियों के नेता कार्यकर्ता बैठते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि ये कार्यालय हमने पार्टी का कार्यालय, क्योंकि हमारा जो पुराना जिला कार्यालय वो छोटा था, पार्टी की गतिविधियाँ करने के लिए यहाँ हमने इसको स्थापित किया। और मुख्य चुनाव कार्यालय आप भी जानते हैं, आप इलाहाबाद से हैं, वहाँ इलाहाबाद के अंदर हमारा चला हुआ था, और बहुत अच्छे प्रकार से बीजेपी से और जेजेपी से सब लोग जो उस कार्यालय को संभाल रहे थे। जी हाँ जी। चुनाव में मुख्य तौर पर दूसरा जो मुद्दा बनाया था बीजेपी ने, और भ्रष्टाचार के खिलाफ इलाहाबाद के विकास का नाम निकला था जी परसों तक पूरे इलाहाबाद में हजारों की संख्या में जी आप जगह बैरिकेड थे, और कल रात को जब हुए तो कहीं बैरिकेड नजर नहीं आए, कहीं कुछ नजर आए, तो रातों रात भय कैसे क्या? देखिए,
अब वो बैरिकेटिंग की बात आप किस प्रकार की कह रहे हैं मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा जिसकी चर्चा चौधरी अजय सिंह जी ने भी अपने बात में की है कि यहाँ पर जो कुछ ऐसे लोग जो किसान के रूप में अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता थे, उन्होंने और उनको जिस व्यक्ति का आशीर्वाद, जिसका मैंने कहा कि अभय सिंह चौटाला के किले की बात लोग करते थे, वो उनके आशीर्वाद से उन्होंने ऐसा वातावरण बनाया हुआ था। लेकिन जब हम सब लोग मिल करके मैदान के अंदर गए, वोट मांगने के लिए गए, एक एक कार्यकर्ता गया, तो वो सारा का सारा जो भय और इस प्रकार का वातावरण एक क्रिएट करने का प्रयास किया था, वो लगा कि ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता बहुत शांति से मतदान करवाना चाहती है, बहुत शांति से। ये लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा त्यौहार है, जैसे हमारा सामाजिक त्यौहार हिंदुओं का भी दीपावली आने वाला है, तो उस प्रकार से ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। तो यहाँ की जनता अब किसी एक व्यक्ति विशेष के किले को ढाने के लिए और अपने किले का निर्माण करने के लिए इस प्रकार का सारा जो भय का वातावरण था उसको समाप्त करके बैठी है। मुझे लगता है अगर बैरिकेटिंग हटी होंगी तो उस कारण से हटी होंगी। राजेश जी मेरा निवेदन था, कोई नहीं पूछ लीजिएगा आप पहले इसमें। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे किन से क्वेश्चन? आपसे क्वेश्चन, ठीक जी। जैसे प्रत्याशी के द्वारा प्रचार किया जा रहा है किसी पार्टी का भी, बीजेपी जेजेपी प्लस हलोपा, लेकिन आपके प्रचार माध्यमों में कहीं हलोपा नजर नहीं आती, ना ही आप जिक्र करते। ऐसा क्यों है? क्यों आप उनसे परहेज कर रही हैं? उनके एक भाई को टिकट दे दी और दूसरे भाई से थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कहीं कंफ्यूजन है आप। देखिए, कहीं कंफ्यूजन नहीं है, आप कंफ्यूजन में ना रहें मेहरबानी करके। हमारी पार्टी का जो गठबंधन और गोविंद कांडा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, और जहाँ तक हलोपा की बात है, गोपाल कांडा जी की बात है, हमारे उम्मीदवार के बड़े भाई हैं। आप सब ने देखा कि हर गांव में जाकर के उन्होंने हमारे गठबंधन के प्रत्याशी के लिए वोट मांगने का काम पूरे दमखम के साथ किया है। 3 तारीख से आज 29 हो गई है, 26 दिन का चुनाव आप लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा आपके साथ। इस चुनाव के 2 मुख्य सवाल हमें लगता थे। पहला सवाल तो उम्मीदवारी को लेकर जो साथी उठा रहे हैं वो था, और दूसरा सवाल कृषि कानूनों को लेकर जो आंदोलन था। ये 2 सवाल, दोनों सवालों पर ही जो आपके जो पूरी कैंपेन थी इलेक्शन की, ये 26 दिन की जो पीछे की, ये कहीं टाल मटोल सी वाली रही। पहला जो सवाल था जो जिसको आप आरोप मुक्ति का आपने इंतजार नहीं किया, गोपाल कांडा की मैं बात कर रहा हूं, और आपने उनको अपनी कैंपेन में उतार दिया, आपके स्टार प्रचारक की तरह उन्होंने प्रचार किया पूरे चुनाव। दूसरा जो कृषि कानूनों को लेकर जो सवाल था, उसमें आप ये कहते हैं कि नहलों के लोग थे, जबकि बहुत बड़ी बड़ी 2 रैलियां यहाँ पर की हैं, चोपटा में और ऐलनाबाद में। वो अगर सभी नहलों के लोग थे तो ये तो फिर बहुत बड़ी बात आपके लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। देखिए, जहाँ तक पहले सवाल के जवाब की बात है, गोपाल कांडा अपने भाई के लिए उन्होंने डट के प्रचार किया, उनकी जिम्मेवारी बनती है। और जहाँ तक कैंडिडेट की बात है, गोविंद कांडा के बारे में पूरा सिरसा जानता है कि किस प्रकार से एक समाज सेवी के नाते आज से नहीं सालों साल से वो जनता के बीच में है। और जहाँ तक कृषि कानूनों का सवाल आपने खड़ा किया, तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि केंद्र सरकार ने 11 दौर की बातचीत मंत्री स्तरीय की और अधिकारी स्तरीय अलग बातचीत हुई, और उसमें कहीं भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा ये इस प्रकार का व्यवहार दिखाई नहीं दिया कि वो किसानों की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। हर बार एक बात कही
कि इसमें जो भी सुझाव जो कहीं कोई क्रियान्वयन योग्य हैं वो यहाँ पर रखिए, कहीं कोई बदलाव करना उसको बदलाव की बात आप करिए खूब खुले दिल से। आप भी जानते हैं, पूरा देश इस बात को जानता है। और अगली बात कि यहाँ पर चुनाव शुरू होने से पहले अब लगभग 11 महीने आंदोलन को हो चुके हैं। इस आंदोलन के उसी दौर में जब बातचीत चल रही थी, केंद्र सरकार ने भी ये कहा था कि हम इसको ड्रॉप करते हैं, इसको रोकते हैं, और 1.5 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर स्टे लगाया। तो फिर ये सवाल ये उठता है, जब स्टे है किसी चीज के ऊपर, जब स्टे होता है तब आंदोलन का कोई औचित्य बनता नहीं है। सरकार बातचीत के लिए तैयार है, संशोधन मानने के लिए तैयार है, तब आंदोलन का कोई औचित्य बनता नहीं है। उसके बाद जब स्टे है और जो व्यक्ति इस्तीफा देता है विधानसभा से और वो ये कहता है कि जब तक समाधान नहीं होगा मैं वोट मांगने के लिए तो क्या मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा, ये हमने तो नहीं कही बात, ये उनकी तरफ से हुई। तो वो उसने इस्तीफा क्यों दिया, सारी बात सामने होने के बावजूद भी इस चुनाव की नौबत क्यों आई। और अगली बात, किसान, आपने रैलियों की बात की, जैसे चौधरी अजय सिंह जी ने भी अपनी बात में कहा और इधर रणजीत सिंह जी ने भी अपनी बात में एक बात दोहराई है कि जो किसान नेता आए थे, अगर किसानों का मुद्दा उनके मन के अंदर गंभीरता के साथ होता तो उनका भी एक बीच का साथी यहां पर चुनाव लड़ रहा था, तो क्या एक भी उस रैली के अंदर अगर वो वास्तव में पूरी तरह से किसानों की होती, मैं ये नहीं कहता किसान उसमें नहीं थे, अगर वो, मैं कहता हूं कि पूरी तरह से किसानों की नहीं थी, क्योंकि राजनीतिक मंशा उसके पीछे थी, राजनीतिक लोग उसके पीछे थे। अगर वो राजनीतिक लोग, और तो मुखिया अपने मुंह से ही कह के गए हैं, एक कांग्रेस की तरफ इशारा और एक INLD की तरफ इशारा, अगर वो किसानों की वास्तव में जो रैली होती तो किसान नेता जो इनके बीच का साथी, इनके बीच में इतने दिन से आंदोलन कर रहा, उसके बारे में भी तो कोई शब्द कहते ना। धन्यवाद। एक सवाल है जी, पिछले एक महीने में देखने में आया है कि गांव खंबे बड़ी ज्यादा संख्या में पहुंचे हैं, उन खंभों पे इस स्पीड से खंबे आए हैं, उसी स्पीड से तार बिजली का कनेक्शन देने का काम हो जाएगा। कितना बजट आपसे पहले व्यय हुआ और कितना एस्टिमेट है, तो क्वेश्चन कर पाओगे आप? ऐसा है, हमारे पीछे जब हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग हुई थी तब ये हुआ था कि जितने ट्यूबवेल कनेक्शन है उससे फटाफट दिया जाए, और उसके लिए ये होता है कि जब फसल कटती है तो उस वक्त खेत खाली होते हैं, तब तारें भी जाती हैं, गाड़ियाँ, ट्रैक्टर भी जाते हैं, तो पूरी स्टेट में होता है। उन दिनों में हम पोल लगाते हैं, बाकी दिनों में तो फसल होती है तो पोल लग नहीं सकते। तो ये 2 बार हमें साल में मौका मिलता है, एक बार जब धान की कटाई हो जाती है, दूसरी बार जब वो कटती है तब जाती है। तो इसमें कोई ये नहीं देखा जाता किस वक्त दिया जाता है। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आदित्य चौटाला जी, जिलाध्यक्ष, आपका धन्यवाद करेंगे। और आपको एक सवाल जो साहब आपसे, क्या ये चुनाव, इलाहाबाद का जो ये चुनाव है, क्या ये इस बात पर मोहर लगाएगा कि चौधरी देवीलाल का आखिर असली वारिस कौन है? देखिए, ये चुनाव वारिस उनके विरासत का चुनाव नहीं है, ये एक बाई इलेक्शन है। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है उससे कोई किसी की विरासत का चुनाव थोड़ी है। बाई इलेक्शन के डिफरेंट रीजन होते हैं। बाई इलेक्शन आ गया था, उसका जो देवीलाल की विरासत तो पूरे प्रदेश में है, उनकी विरासत तो पूरे हरियाणा में है। तो इसे एक बाई इलेक्शन से कौन लड़ा, फिर कौन घर का, सारे परिवार के थोड़े लड़ रहे हैं। एक आदमी से विरासत का कोई ट्रांसफर थोड़ा ही जाता है। आप पत्रकार हैं, आपको भी तो सवाल पूछ के पूछना चाहिए। इसमें कहीं विरासत का क्वेश्चन है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का और INLD का चुनाव है, तो